हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैलेंट मैथ में स्वागत है। आप सभी लोग देख चुके हैं कि क्लास 10th का जो कि एग्ज़ाम मैथ का और हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से जो मैंने वीडियो बनाया था, मैक्सिमम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन लगभग वहीं से था। हिंदी का जो ग्रामर का जो वीडियो था, लगभग क्वेश्चन उसी से था। तो दोस्त, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से रहता है। ठीक है, ऐसा आज से नहीं, बहुत 8 साल 9 साल से एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। आज जो कि एग्जाम साइंस का होने वाला है 21 फरवरी को, तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ ये पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं चैलेंज करता हूं कि क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा और सारा ऑप्शन पर डिस्कस होगा। ठीक है, तो जितने भी छात्र लोग तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ पूरे सब्र के साथ और इंतजार से देखें। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम क्लास 10th 1 से 10 तक तो एग्ज़ाम मेरा वीडियो रहता ही है। इसके अलावा हम कंपटीशन का भी तैयारी करवाते हैं, तो आप वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। तो जितने भी छात्र लोग जुड़े हैं, देखने प्रयास करें, अपने नॉलेज को गेन करें। इससे क्या होगा, आने वाला समय में आपका भविष्य उज्जवल होगा और अपने माता पिता के सपना को ऊंचा करेंगे। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। ठीक है, साइंस का ये मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 क्वेश्चन में मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि 25 से 27 क्वेश्चन यहीं से रहेगा। ठीक है, तो सब रखना है। देखिए, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखे हैं, कह रहा है अल्केन। क्या दिया है? कह रहा है अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पे अल्केन पूछ दिया है। अब बच्चा को याद करता है, लेकिन करने के बाद क्या भूल जाता है वो कि कहाँ अल्केन। उसको मालूम है कि अल्केन होता है, अल्कीन होता है, अल्काइन होता है, लेकिन समस्या ये है कि बेचारा उसको क्या होता है कि एग्जाम टाइम भूल जाता है वो। देखिए, हम बताते हैं, टेक्निक बताएंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि किसका इसका अल्केन। अल्केन का जो सूत्र होता है वह होता है क्या चीज, तो CnH2n+2 एक होता है किसका, अल्केन का। किसका है? अल्केन का। ठीक है, याद रखना, अल्केन। अगर पूछेगा CnH2n-2 ये किसका है, यह अल्काइन का। क्या है? अल्काइन का। अगर ये पूछेगा CnH2n सीधा, तो ये होगा अल्कीन है। क्या होगा? अल्कीन। ठीक है, इसका दोस्त, तो ये अल्कीन का। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए, यहाँ पे इसमें 2 जुड़ा हुआ है, इसमें 2 माइनस है, इसमें केवल क्या है 2n है, इसमें कुछ नहीं किया हुआ है। ये 2 जुड़ा हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो सफिक्स आता है लास्ट में वो क्या आता है, an। क्या रहेगा? an। अल्केन में क्या है, लास्ट में an लगता है कि नहीं। अल्काइन में क्या लगता है, अल्काइन में लगता है yn। क्या लगता है? yn। और अल्किन में क्या लगता है, तो अल्किन en। क्या लगता है? en। अल्कीन en। अब यहीं पकड़ना है हमको। ये बताओ, सबसे पहले क्या है, a यहाँ पर है, यहाँ पर e है, और यहाँ पे क्या है, y है। हमें कैसे याद करना है, जब एग्जाम में आ जाएगा कि अल्केन का सामान्य सूत्र लिखें, तो अल्केन यानी क्या है, अल्केन n तो an। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम में सबसे अधिक रैंक किसको मिलता है, जो फर्स्ट रैंक में होता है उसी को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक फर्स्ट है, तो फर्स्ट का वरीयता देंगे, तो ए वाले को देंगे पहले। ठीक है, तो ए में ज्यादा नंबर रहेगा जुड़ा हुआ, बाकी यहाँ सब में है। CnH2n यहाँ भी है, CnH2n यहाँ भी है, और CnH2n यहाँ भी है। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पे 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो ए वाला जो रहेगा फर्स्ट वाला, उससे ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, उसको ज्यादा वैल्यू देंगे। तो समझ आना, जहाँ पे ए है वहां 2 जोड़ा रहेगा। जैसे ए से कम हो गया, मान रैंक थोड़ा घट गया उसका, तो ए के बाद क्या आता है, ई आता है कहीं के। तो जब ई आएगा तो सिर्फ 2 घटाया हुआ है इसमें, यहाँ 2 घट जाएगा। और अभी लास्ट है वाई है, तो वाई जिसका रैंक बहुत लास्ट होता है उसका उतना मान्यता नहीं है, एग्जाम सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा उसका। ठीक है, तो लगभग नहीं होता है। और तो उसमें क्या है, नंबर कम हो गया, यानी CnH2n तो था, लेकिन वो से 2 कम हो गया है, उससे भी क्या 2 और कम बेचारा घाटे में चल गया। तो यहाँ पे हमें यही पकड़ना है
कि अगर ए रहेगा तो 2 जोड़ल रहेगा, ई रहेगा तो उसमें 2 घटल रहेगा, और वाई रहेगा तो उसमें से 2 और क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लोगे तो हम दावा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम याद रहे। ठीक है, तो अल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2। अल्किन का क्या होता है, Cn केवल H2n, और अगर अल्काइन पूछेगा तो CnH2n माइनस 2 होता है। याद रखना, जिंदगी में पूरा काम दे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है, एकदम क्वेश्चन 30 नहीं है, 30 120 क्वेश्चन समझना। 120 क्वेश्चन में क्वेश्चन बाहर रहेगा ही नहीं। ठीक है, इतना चैलेंज के साथ है, और बाहर नहीं रहेगा दोस्त तो अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, शेयर करने का प्रयास करना दोस्त, बहुत मेहनत करके बनाना। ठीक है, तुम लोग के लिए इतना मेहनत करते तो अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास करना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या हुआ, तो यहाँ विभवांतर बोला है, क्या बोला है, विभवांतर। तो याद रखना कि विभवांतर का जो ऐसा मात्रा होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। ये किसका है, ये विभवांतर का। ठीक है, याद रखना ये किसका है, विभवांतर। क्या है, विभवांतर। ठीक है, याद रखना। ए एम्पियर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, क्या एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, इसे हम लोग किसे दर्शाते हैं, हम लोग ए से दर्शाते हैं। किसे दर्शाएंगे, ए से। इसको किसे दर्शाते हैं, भी से। ये क्वेश्चन पूछता है कि विभवांतर किसे दर्शाते हैं, भी से, और एम्पियर को ए से। ये किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा। किसका मात्रक है, विद्युत धारा। किसका बाबू, विद्युत धारा का। कूलाम पूछेगा, कूलाम ये किसका, कूलाम किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक। किसका है, आवेश का। किसका है, आवेश का। ये किसे दर्शाता है, सी से। अब प्रतिरोध पूछेगा तो किसका, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है, ओम। क्या है, आरना। इसका मात्रा वो ओम। क्या है, इसका ऐसा मात्रा ओम है। हम लोग ओम को क्या लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, ओम को आरना। तो ये कितना हुआ, 4 यहाँ और 4 8 और हो गया 4 12। कितना हुआ, 12 क्वेश्चन। बोलो दोस्त, क्वेश्चन बाहर रहेगा ही नहीं, 100 नहीं रहेगा। तो इस तरह से क्या है हमारा ये बनेगा। ठीक है, याद रखना कि कर पूछेगा विभवांतर ऐसा मात्रा वोल्ट, विद्युत धारा ऐसा मात्रा एम्पियर, आवेश का मात्रा कूलाम, और प्रतिरोध का मात्रा ओम। एकदम मारना, धड़ मार देना। ठीक है, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बल्ब से 1 मिनट में, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। कितना, तो कह रहे 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। धारा जो है 120 कूलाम जा रहा है। तो कह रहा है प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, धारा निकालना, आई निकालना है। हमें जानना पड़ेगा धारा का जो सो किसे दर्शाते हैं, आई दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, हमें समय दे रखा है। कितना दे रखा है, समय दे रखा है 100 मिनट है, 120 मिनट है, सॉरी 1 मिनट है। कितना मिनट है, कह रहा है 1 मिनट दे रहा है। कितना मिनट देखा है, 1 मिनट है। ठीक है, और यहाँ कह रहा है क्या चीज कि कूलाम जो है वो सी जो है यानी क्यू, आवेश का मतलब कूलाम होता है क्यू। कितना दे रखा है, 120 कूलाम। कितना दे रखा है, 120 कूलाम आवेश प्रवाहित है। हमें क्या निकालना है, करते हैं आई क्या होगा, आई निकालना। क्या निकालना है, आई निकालना है। अब यहाँ एक सूत्र आता है, तो सूत्र क्या आता है, Q बराबर क्या आता है, तो Q बराबर जो होता है यानी आवेश बराबर Q बराबर क्या था, आई टी, विद्युत धारा गुने समय होता है। क्या होता है, आई टी होता है। क्या होता है, आई इंटू टी होता है। किसके बराबर, ये तो मेरा Q के बराबर। किसके बराबर होता है, Q के बराबर। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे निकालना है मात्रा में। हमें कितना दे रखा है, 120 कूलम दे रखा है। यहाँ हमें धारा चाहिए ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर Q बाय टी, Q बाय टी। ठीक है, ये हो गया मेरा इसके बराबर, धारा बराबर हो गया। ठीक है, धारा बराबर Q बाय टी। अब Q का मान कितना दे रखा है, 120 कूलम। ठीक है, क्योंकि आवेश का मतलब क्या था, कूलम होता है, सी होता है। और यहाँ पे टी कितना दे रखा है, 1 मिनट। तो 1 मिनट तो ये सेकंड में कितना होगा, 60 सेकंड। कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो। कितना सेकंड हो गया, 60 सेकंड। और कूलम पर सेकंड इसी क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो ये कट मारेंगे, कितना होगा, 6 दूने 12। कितना आ गया 2। अब कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड कितना होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। तो कितना आ गया, धारा कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो पूछेगा किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो धारा का मान बताइए। धारा कितना हो जाएगा, धारा हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, ऐसे याद रखना है क्या, कि Q बराबर क्या होता है, कूलम बराबर तो विद्युत धारा गुना समय। और हमें आई निकालना था, आई क्या है, Q बाय टी। बस काट देना, यहाँ पे 1 मिनट था तो 1 मिनट बाद कितना होता है, 60 सेकंड। और जो इसका जो मात्रा होता है
कूलाम पर सेकंड होता है, ठीक है। तो कूलाम पर सेकंड तो क्या बोलते हैं हम लोग एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि धारा का मात्रा लेना पड़ेगा, धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर से मापा जाता है, इसलिए यहाँ पे एम्पियर होगा। दोस्त ऐसा क्वेश्चन आएगा हम धुर्री उड़ा देना, ठीक है। हम क्वेश्चन जान पाना नहीं है। और वीडियो अच्छा लगेगा ना तो दोस्तों के साथ शेयर करने प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि एक के हाथ से लड्डू थोड़ी ना होता है, एक हाथ से ताली ना बजता है, दोनों हाथ से ताली बजता है। तो जितना अपने भी मेहनत करोगे थोड़ा मेरे लिए, उतना अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। और इतना वादा करते हैं कि 10वां अगर पढ़ लिया, 10वां अगर मेरे साथ पढ़ लिया मैथ साइंस इंग्लिश, तो उतना गारंटी देते हैं कंपटीशन पढ़ने जरूरत नहीं पड़ेगा, एग्जाम निकाल लोगे। 10th लेवल से बहुत सारा बेसिक एग्जाम निकलता है, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। बहुत अच्छे बताएंगे, टेंशन मत लेना। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं 10th बेसिस वीडियो देखने प्रयास करना है, अपने देखना है, अपने भाई बहन को देखना है, किसी को दिखना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्या हो समय समय हमारा वीडियो आते रहे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अगले क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है हमारा। ये किससे है? तत्वों के आवर्त सारणी से, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज बताएंगे, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन जना बता देंगे ना, क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, गारंटी साथ है। तो क्या कर रहा है, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। हमें क्या पूछा, आवर्त पूछा, ठीक है। यहाँ पे देखना है आवर्त। तो देखिए आवर्त हमको जो किसको बोलते हैं, आवर्त पट को बोलेंगे। इस तरह जो रहता है ना उसको आवर्त बोलेंगे, ऐसा रहेगा उसको ऊर्ध्व बोलेंगे, ठीक है, ऊर्ध्व, ठीक है, स्तंभ इसको बोलते हैं। और ये होगा आवर्त, क्षैतिज बोले आवर्त बोले, ठीक है। इस तरह लाइन जो रहता है ना, इस तरह लाइन जो रहेगा, इस तरह लाइन रहेगा तो इसमें आवर्त है, ठीक है। और ऐसा वैसा लाइन रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ऊर्ध्व बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितना है। तो आवर्त की संख्या कितना है, 7 है। ये हमारा हो गया एक नॉर्मल क्वेश्चन की 7 है। लेकिन हमें और जानना है, क्या जानना है कि अगर पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितना है, इसको हम लोग आवर्त बोलेंगे, इसको आवर्त बोला जाता है अदरना, और वर्ग इसको बोलते हैं वर्ग, इस तरह, ठीक है। ये वर्ग हो गया खड़ी वाला। तो खड़ी और आवर्त बोलेगा तो कितना है, आवर्त सब मिला के 18 समूह है, ठीक है, 18 वर्ग है, ठीक है। 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। ये 2 क्वेश्चन हो गया किस में, आधुनिक आवर्त सारणी में। अगर पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया, तो आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने दिया। किसने दिया, मोसले ने दिया था, ठीक है, 1913 में दिया था। इसके अलावा अगर ये पूछ देगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में कुल कितना तत्व है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना है। यहाँ लिख दे रहे हैं हम थोड़ा सा कि अगर पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में, ठीक है, पहले आवर्त में कितना तत्व रखा गया है, 2 तत्व। कितना तत्व है, 2। इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, लघु आवर्त, छोटा आवर्त बोलते हैं, ठीक है, छोटा तत्व इसमें रखा गया। और दूसरे पूछेगा कि दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व रखा गया है, यार कितना दोस्त, 8। कितना रहना है, 8। तीसरे में कितना है, तीसरे में कितना है, 8। कितना है, 8। चौथे में पूछेगा कितना है, 18। 5वें में कितना है, तो है 18, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन जो काम का चीज है कि पहले आवर्त में कितने रखा है, 2 रखा गया है, दूसरे आवर्त में 8 रखा गया है, तीसरे में 8 रखा गया है, चौथे में कितना है, 18 तत्व है, और 5वें में कितना है, 18 तत्व है। इसके अलावा अगर ये पूछ दिया है कि छठे आवर्त को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड। ये क्या है, लेंथेनाइड है। अगर पूछेगा लेंथेनाइड कहां से कहां तक है, तो आना है 57 से लेकर के 71 तक है। कहां तक है, 57 से लेकर 71। इसको कौन सा समूह बोलाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइड समूह, ठीक है। और एक्टिनाइड पूछेगा, ये होता है एक्टिनाइड, ठीक है। तो वो रखा गया है कि कहां से, तो वो 93 से लेकर के 103 तक, ठीक है, 103 तक, ठीक है। 93 नहीं 83, ठीक है, 83 से लेकर कितना है, 103 तक। इसे क्या बोलते हैं, एंथेनाइड समूह, इसको लेंथेनाइड समूह। अरे सारा हो गया। अब ना पहले में 2 आवर्त, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, 5वें में 18। इसके अलावा और पूछ सकता है कि सबसे पहले तत्वों का जो आवर्त बनाया था, ये किसने बनाया था, मेंडलीव ने बनाया था। किसने बनाया था, मेंडलीव ने बनाया था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले तत्वों के बारे में किसने जानकारी दिया, तो किसने दिया था, तो आया था डे ब्रुयनर का त्रिक नियम, फिर आया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो ये सब सारा बातें में याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा भी और बहुत सब सारा, जितना इसमें बता दिए हैं वो सारा याद रखना है। 18वें समूह क्या क्या रखा गया है, तो इसमें सारा 18वां समूह रखा गया है। किसके बाद ये रखा गया है, कौन समूह, अक्रिय गैस को रखा गया है। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, एक्सॉन, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन ये पूछेगा कि धातु और अधातु कौन अलग करता है, तो धातु और अधातु कौन अलग करता है, तो करता है उपधातु अलग करता है। कौन करता है, उपधातु। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब सारा के सारा क्या है, उपधातु। ठीक है, याद रखना है, बहुत जरूरी है, बहुत काम की चीज है। ठीक है दोस्त, आया समझ में? तो समझ में आया ही होगा, ऐसी बात थोड़ी नहीं समझ आएगा। आप समझ आया होगा तो एक लाइक मारते जाना है, क्योंकि पढ़ने चक्कर में क्या होता है, भूल जाता है लाइक करने के लिए। तो लाइक कर देना है, दोस्तों में भी शेयर करना है ना, कर भला तो हो भला, मालूम है नहीं? हाँ, तो इसलिए हम अगर किसी को भला करेंगे तो हमें ऊपर वाला खुद देगा, कोई करे या नहीं करे, जब ऊपर वाला बरसता है ना तो उसको कोई नहीं रोक पाता है। तो थोड़ा दोस्त याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अगला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीला लिटमस पत्र, क्या दिया है, नीला लिटमस पत्र किससे लाल होता है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है, ठीक है, कि नीला लिटमस पत्र किसको किससे क्या करता है ना, अम्ल को क्षार से बदलता है, क्षार से लवण को बदलता है, ये देखना है। तो अम्ल जहाँ रहेगा, अम्ल अम्ल क्या है, अम्ल। ठीक है, तो एक टर्म अनिल, क्या करना है हमें, अनिल, क्या अनिल, क्या करना है, अनिल। देखो दोस्तों हमें क्या रखना है, अनिल रखेंगे। और अनिल क्या है, अ से अम्ल, तो अनिल जहां रहेगा तो नीला से अगर लाल करेगा, तो अगर कोई लिटमस पत्र नीला से लाल हो जाता है तो समझ जाना वो क्या है, अम्ल है। यानी अम्ल में क्या होता है कि नीला से क्या हुआ, लाल होगा। अम्ल में क्या हुआ, नीला से लाल, क्या बोला है, नीला लिटमस पत्र किसी को लाल करता है, नीला से लाल कर दिया तो समझना क्या है, अम्ल। और दोस्त क्या करना है, ट्रिक अनिल, जब ये आएगा तो अनिल, तो एक नीला से लाल किया तो दूसरा बचेगा लाल, तो लाल से नीला करेगा, क्या होगा, क्षार होगा, क्या होगा, क्षार होगा। तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि नहीं, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट डाल रहा है। ठीक है, एकदम ऐसा ऐसा हॉट ट्रिक उसको बोलते हैं, ट्रिक नहीं हॉट ट्रिक, मतलब मारो संताना के। ठीक है, ध्यान दो अनिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्ला मार करेगी, हल्ला नहीं करना है। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जब उष्मा दिए तो ये टूट गया, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में किसमें टूटा है, कार्बन डाइऑक्साइड टूटा है। ठीक है, याद रखना है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसे हीट किए तो किसमें टूट गया है, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। कह रहा बताइए यहाँ किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है, हमें यह समझना है कि यहाँ कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। देखिए हम समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सारा चीज, अगर पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन में क्या होता है कि जब दो या दो से इधर वाला क्या बोलते हैं हम लोग, इधर बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, और इधर होता है उत्पाद, इधर क्या हो गया अभिकारक, इधर होता है उत्पाद। ठीक है, इधर वो उत्पाद, इधर क्या होगा अभिकारक। तो अगर अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया बना, क्या बोलेंगे, वियोजन, यानी विखंडन सुना उसको वियोजन बोला। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन अगर दो या दो से अधिक अभिकारक है मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संयोजन। याद रखना है दोस्त, अगर कोई दो या एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक तत्व अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा तो कौन सा हो जाएगा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अगर कोई दो या दो से अधिक तत्व मिल करके इसे हाइड्रोजन, यहाँ मानते हैं हाइड्रोजन हो गया, आपस में क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2O, क्या बना दिया, H2O। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक तत्व बनाया है, एक उत्पाद बनाया है, तो यहाँ कौन सा अभिक्रिया होता है, यहाँ होता मेरा संयोजन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, संयोजन। यहाँ क्या होगा दोस्त, यहाँ जो वियोजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन 7। ये 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या पूछा है, जिप्सम। अब यहाँ पे एक आता है जिप्सम, एक आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या पूछेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका सूत्र क्या होता है, अब इसका जिप्सम, दोनों क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जिप्सम की क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कितना रहेगा, 2H2O रहेगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। और जब कैल्शियम सल्फेट में से 1.5 अणु जल को क्या कहता है, निकाल लिया जाता है, तो कितना बचेगा, आधा जल बचेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। अगर ये रहेगा समझाना है क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें आधा जल रहेगा, इसमें 2 जल रहेगा, यानी CaSO4 2H2O। तो ये क्या है, जिप्सम है, किसका है दोस्त, जिप्सम। और ये CaSO4 विथ हाफ H2O, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बोले कहां करते हैं हम लोग,
नहीं करते, पट्टी बांधने में हड्डियां टूट जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये सब सारा चीज याद रखना टर्म, यही 2 क्वेश्चन आता है, जिप्सम आएगा नहीं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा। अगर जिप्सम पूछेगा तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछेगा तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है वायरस से होने वाला रोग इनमें से कौन है। हमें क्या बताना, वायरस से, यानी वायरस से कौन सा इनमें रोग होता है, ठीक है। अब यहाँ दे दिया वायरस, टाइफाइड दिया है, टीबी दिया है, हैजा दिया है और रेबीज दिया है। अब बच्चा जानता नहीं है तो गिनने लगता है, कैसे गिनेगा, अक्कड़ बक्कम बम्बई 100, 80 पूरा 90 100, ठीक है, मार दिया। अब गलती से सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है, ये अक्कड़ बक्कम नहीं रहना है ना, हमें जानकारी रखना है। क्या चीज, तो वायरस से कौन कौन होता है, तो हम यहाँ तो लिख देते हैं, ठीक है, वायरस से, ठीक है, वायरस से होने एक्टिव आना, ठीक है, वायरस से होने रोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या क्या, वायरस, वायरस से होने वाला रोग। तो एक ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक याद रख लोगे, जिंदगी में याद रहेगा, ठीक है। क्या चीज, तो एडे, क्या करना है, एडे, पोइचे, पोइचे, छोग, खट्रा, हिम हरे, हिम हरे, बस ये याद रख लिया, समझ रहे हैं कि मेरा वायरस से काम तमाम हो गया। वायरस से होने वाला कौन हो रहा है, अरे वो कोरोना वायरस, ये भी जो वायरस से होता है, याद रखना। तो कौन हो रहा है, ए से क्या है, एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ग से गलसुआ, ख से खसरा, ट से ट्राइकोमा, ही से हेपेटाइटिस जिसे जॉन्डिस और पीलिया बोलते हैं, म से मेनिंजाइटिस, ह से हर्पिस और र से दोस्त रेबीज। देख रहे हैं, इतना सारा अगर याद रख लिया एक बार में ट्रिक से, तो क्वेश्चन कुछ भी रहेगा हम मारिए देंगे। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या कह दिया है, टाइफाइड दिया है, तो टाइफाइड होता है जीवाणु से, टीबी भी होता है जीवाणु से, हैजा भी होता है जीवाणु से, एक क्या बचा, लास्ट में ऑप्शन बचा है रेबीज, क्या बचा है, रेबीज। तो मेरा रेबीज किससे होगा, तो रेबीज होगा ये वायरस से होना होगा, ठीक है। तो बस ऐसे याद कर लोगे ना, क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, क्वेश्चन बाहर रहेगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन रहेगा, गारंटी साफ 100% पूरा दिमाग में धसा लेना, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, क्या कर रहा है, कह रहा है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हमें देखना है वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनेगा। तो यहाँ पे दिया उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल है और इनमें कोई नहीं। देखिए यहाँ पे हम बनाते डायग्राम, ठीक है, ये है अवतल दर्पण, क्या है, ये अवतल द्वारा हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर कलर किया हुआ है। तो जब वस्तु, ये पोल होता है, ठीक है, ध्रुव होता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो बनता है मेरा, एक काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। बाकी हर कंडीशन में मेरा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, अवतल दर्पण में, तो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक जब भी बनेगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा और काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, ठीक है। बाकी हमारा उत्तल दर्पण हमेशा कैसा बनता है, जो हमेशा बनता है काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, हमेशा याद रखना है। समतल में क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता, ठीक है, इसमें काल्पनिक सीधा बनता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, दोनों प्रकार बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है, याद रखना। तो सॉरी, वास्तविक बनता है और काल्पनिक बनता है, जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा और काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। तो कह रहा है वहां दिया वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है, तो याद रखना किससे बनेगा, अवतल बनेगा, किससे बनेगा, अवतल में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, कि कौन से दर्पण, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार प्रतिबिंब बनता है, तो क्या होगा, वो होगा अवतल। कौन से दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, तो होगा उत्तल, ठीक है, याद रखना है। तो ये हमारा जो मोस्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहीं से बजेगा, एक क्वेश्चन बजना ही है। आइए अगले क्वेश्चन 10, देखिए 10 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह किस ओर मुड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ देखिए, आप एक डायग्राम बना रहे हैं, यही डायग्राम मेरा, ठीक है, इस तरह से कह रहा है क्या चीज, कि जब ये मान लेते हैं, ये मेरा सघन माध्यम है, क्या है, ये सघन माध्यम है, माध्यम सघन है और एक विरल माध्यम है। तो हवा जो है सो कांच की तुलना में क्या है, वो माध्यम विरल है, और कांच क्या है, इसका माध्यम जो सो सघन है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से, तो हवा मेरा कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया, और कांच कौन सा माध्यम है,
तो ये सघन माध्यम है। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या कहता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो प्रकाश जो सो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल की ओर माध्यम कर जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है, अभिलंब से दूर हटेगा। ये बीच में मान लेते हैं ये माध्यम हुआ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे माध्यम है, मान लेते हैं अभिलंब है। क्या है बीच में? क्या है? अभिलंब है। तो ये मेरा क्या हुआ? हवा हो गया। क्या हो गया? हवा। ये क्या है? हवा। और ये मान लेते हैं कांच है। क्या है? ये कांच है। तो जब प्रकाश है हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो इसको जाना चाहिए सीधा इस तरह। ठीक है, इस तरह जाना चाहिए इस तरह से। लेकिन ये क्या होगा? ऐसा नहीं जा करके ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो चला के ऐसे चला गया ऐसे। अब फिर जैसे ही क्या होगा कि मेरा माध्यम विरल होगा तो फिर वैसे मुड़ जाए, ऐसे चला जाए। ठीक है, ऐसे चलाएगा। फिर अभिलंब होगा इस तरह से, हाँ चलाएगा इस तरह। ठीक है, आना है। अब यहाँ क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कि हम कैसे पता करेंगे कि ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा। देखिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता, ठीक है, एकदम याद रहेगा, जिंदगी में कभी ना भूलोगे। पहले ये जानना है कि हवा मेरा कौन सा माध्यम है? ये विरल माध्यम है। और कांच मेरा कौन सा माध्यम है? ये सघन माध्यम है। अब हमें यही बताओ कि अगर बाय चांस कोई व्यक्ति खुले में दौड़ रहा है, हवा में दौड़ रहा है, जब हवा में दौड़ेगा या तो मान लेते नदी पार करना है। क्या पार करना है? नदी। एक बच्चा दौड़ते हुए जा रहा है, उसको पीछा कर रहा है और वो क्या कर रहा है? जा रहा है, रगड़ रहा है उसको पीछे। ठीक है, पीछे भागते जा रहा है। तो क्या होगा कि वो नदी आ गया। तो नदी आ गया तो नदी हवा की तुलना में जितना तेज हम हवा में दौड़ रहे थे खुले में स्थान पे, उतना तेज हम नदी में नहीं भाग पाएंगे। तो नहीं भाग पाएंगे तो मुझे उस पार करना है। तुम किनारे पकड़ते, नदी का छोर पकड़ते। ठीक है, तो नदी ये किनारा हो गया नदी। ठीक है, तो किनारे पकड़ के चले। ठीक है, वही हुआ कि हवा से ये हवा मेरा क्या हुआ? विरल माध्यम हो गया। और समझ कहां से? ये नदी है। जैसे इधर आएंगे तो हम इधर आएंगे। ये मेरा ये क्या था ना, मेड इसको बोलते हैं। नदी किनारा तो किनारा है, तो किनारे पड़। जैसे मेरा क्या होगा? नदी पार करेंगे, फिर मैं अपना रफ्तार क्या करूंगा? धर लेंगे वही रफ्तार। तो फिर क्या मेरा माध्यम विरल हो गया। तो याद रखना बस यही कौन सा आना है कि जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और जब अभिलंब से विरल हो जाएगा, जब सघन से विरल हो जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ये क्वेश्चन आता ही आता है। और इसमें आ जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब क्या होता है, जब प्रकाश के माध्यम इतना जो सो क्या होता है ना, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से आए तो ज्यादा अगर सघन माध्यम रहेगा और विरल माध्यम कम रहेगा तो प्रकाश क्या होता है कि उसी दिशा में क्या होता है? वापस लौट जाता है। ठीक है, इसी घटना क्या बोलते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑफ लाइट। तो ये याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह दिया था कि हवा से कांच में जा रहा है तो सघन विरल माध्यम से क्या जा रहा है? सघन जा रहा है। तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ठीक है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ेगा। क्या ऑप्शन में यहाँ में क्या हो जाएगा? सी हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखना दोस्त। एकदम क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, क्वेश्चन फिक्स है। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन 11। ठीक है, 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, पॉइंटेड वैल्यू कितना होता है बताना। ठीक है, कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। देखिए हमें ये आज कैसे करेंगे, तो पीएच मान कहां से कहां तक रेंज करता है? ये होता है 0 से लेकर के कहां तक? 14। ये पूछ सकता है कि पीएच मान का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? तो 0 से कहां तक होता है? 14 तक होता है। जिसमें से ये बीच वाला जो होता है, बीच में मान लेते हैं 7। क्या मान लेते हैं? 7। ठीक है, 0 से 1 तक यहाँ गए 0, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, या 8 9 10 11 12 13 14। तो क्या होता है कि जैसे जैसे क्या होते हैं हम इस ओर से इस ओर बढ़ेंगे, यानी जितना मेरा क्या होगा 7 मेरा क्या उदासीन है। 7 यहाँ पे ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है। ठीक है, 7 से जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो मेरा क्षार की मात्रा बढ़ते चला जाएगा, यानी 7 से 8 थोड़ा क्षारीय हो गया, उससे और आगे और क्षारीय हुआ। जैसे से क्या करते हैं हम 7 से इधर बढ़ेंगे मेरा क्षार की मात्रा बढ़ते चला जाएगा। ऐसे 7 से कम आएंगे वह अम्ल की मात्रा क्या हुआ? बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो 0 इसका रहेगा पीएच मान बहुत अम्लीय होगा, बहुत अम्लीय से अम्ल बहुत खतरनाक होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग कहते हैं HCl हो गया, H2SO4 बहुत कम काफी अम्लीय होता है। ठीक है, और जैसे हम लोग इधर से चलेंगे तो ये मेरा क्या होगा? अधिक क्षारीय मात्रा हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो कह रहा है 7। तो 7 होता नहीं है, 7 होता उदासीन का, ना तो अम्ल ना तो क्षार। ठीक है, 7 के बराबर, वही बात हुआ 7 के बराबर तो 7 भी नहीं होगा। अगला कह रहा है 7 से कम। हाँ, 7 से कम होगा वह क्या होगा? अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा वह क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, तो इधर अम्लीय जानना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्यादा अम्ल की इधर है। ठीक है, इधर 1 2 3 ज्यादा अम्लीय होता है, 7 अंदर अम्ल की मात्रा घटते जाता है। ठीक है, इधर क्षार की मात्रा बढ़ जाता है।
तो यहाँ 7 से कम होगा तो वो सारा क्या होगा, अम्लीय होगा। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ 2-3 बन सकता है कि जिसका मान 7 होता है उदासीन होता है, 7 से अधिक रहेगा वो क्षारीय होगा, 7 से कम रहेगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 दोस्त बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एकदम यहाँ से क्वेश्चन एगो नहीं आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन अगर आएगा दोस्त तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, लाइक करने में कमी मत करना है, क्योंकि लाइक से ही क्या होता है, जो मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ठीक है, शेयर करने में कमी मत करना। ठीक है, शेयर करोगे ना तभी मुझे ताकत मिलेगा। तुम्ही लोग से मुझे क्या मिलता है, ताकत मिलता है, बल मिलता है। ठीक है, अब तुम लोग देख लेते हो छोड़ देते हो। दोस्तों में शेयर जरूर करो। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रहे बता रहे हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों बताएंगे और क्वेश्चन इससे बाहर रहेगा ही नहीं। अगर बाहर रह गया दोस्त तो फिर वीडियो डिसलाइक कर देना। ठीक है, लाइक नहीं करना। क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, अगर आ गया तो शेयर भी करना है सनसना के, ये बात है। आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है विरंजक चूर्ण क्या दे रखा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो सब याद रखना। ठीक है, ये इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र, ये विरंजक चूर्ण किसका है, ये विरंजक चूर्ण। कौन चूर्ण है, विरंजक चूर्ण। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं। याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। CaOCl2 है। ये देख रहे क्या है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और पूछेगा ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो याद रखना है ये मेरा कौन सा है, ये जो मेरा धौवन सोडा। क्या जगह, धौवन सोडा। ठीक है, नहीं धौवन सोडा नहीं, यह जगह सॉरी, ये मेरा बेकिंग सोडा। क्या जगह, बेकिंग सोडा। क्या होगा, बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कौन सोडा हो जाएगा, बेकिंग सोडा। खाने का सोडा होता है बेकिंग सोडा। अरे ये पूछेगा सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये जो मेरा धौवन सोडा। कौन होगा, धौवन, धौवन सोडा। ठीक है, धौवन सोडा। कौन सोडा है दोस्त, धौवन सोडा है। और ये पूछेगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो CO क्या क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये वो बुझा हुआ चूना। ठीक है, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना। कौन है, बिना बुझा हुआ चूना। कौन कौन चूना, बुझा, अगर ना बुझा हुआ चूना, कंफ्यूज मत करना है। ये वो बुझा हुआ चूना। ठीक है, CO कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये वो बेकिंग सोडा हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये क्या आ जाएगा मेरा, ये जो विरंजक चूर्ण जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट 10H2 आएगा, तो धौवन सोडा। ये 4 क्वेश्चन यहाँ आना है, आना फिक्स है। इसमें कोई चांस नहीं है भाई, कोई किंतु परंतु नहीं। ठीक है, एकदम बिंदास रहना है। ठीक है, बढ़िया आगे बढ़ते क्वेश्चन। क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, हम सब क्वेश्चन हम दोस्त मस्त मस्त क्वेश्चन है, याद रहना। क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है श्वसन कैसी अभिक्रिया है। यहाँ क्वेश्चन आएगा कि श्वसन जो सो कैसी अभिक्रिया है। क्वेश्चन इसमें 2 आता है कि उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि उष्माक्षेपी मारे या उष्माशोषी मारे। हम क्लियर करते हैं। ठीक है, कि उष्माक्षेपी में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी। ये कौन सा अभिक्रिया है श्वसन, तो श्वसन जो सो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। और जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो और ऑक्सीजन का वृद्धि हो उससे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकरण अभिक्रिया। और इसे क्या बोला जाता है हम लोग, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया बोले, रिडक्शन बोले, या तो उष्माक्षेपी बोले। तो जब पूछेगा श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें पूछता है अपचयन एक आता है, अपचयन और उपचयन। अगर पूछेगा उपचयन, क्या पूछेगा, उपचयन। उपचयन में क्या होता है, तो उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का कमी होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का कमी। इसे कौन अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकरण। अगर आएगा अपचयन, क्या पूछेगा, अपचयन पूछेगा। तो अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, इसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन OXIDA, ऑक्सीडेशन हो गया। और होता है रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। तो अपचयन, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन, अपचयन, अवकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण। ये हमें चीजों को अच्छे से याद रखना। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पूछेगा श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन मेरा क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है
और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अच्छे दिमाग में आ रखना कि शोषण कैसे है, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन कर रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बहुत को मालूम होगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन हम सारा ऑप्शन जानेंगे कि दही में लैक्टिक अम्ल। और अगर पूछेगा कि यहाँ पे कि टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। किसमें पाया जाएगा? ये हो जाएगा इमली। क्या हो जाएगा? इमली। इमली। इमली में कौन सा अम्ल? तो टार्ट्रिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल तो चींटी के डंक में। किसमें? चींटी के डंक में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। अब जैसे साइट्रिक अम्ल तो संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सब में कौन सा अम्ल? तो साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू हो गया, नींबू नींबू, संतरा, इसमें कौन सा पाया था बाबू? तो पाया था साइट्रिक अम्ल। ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल दही में हो, सॉरी ये जो है इमली में, और फॉर्मिक हो जाएगा चींटी के डंक में। अब जैसे सेब में तो मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। ठीक है, याद रखना है। ये सब सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, याद रखना है। हम क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं रहेगा, हम फिक्स है, गारंटी से 100% याद रखना। और क्वेश्चन जब आएगा ना दोस्त, तो एक बार जो सो कमेंट में करना कि हाँ सर क्वेश्चन जो सो आया था हम। ठीक है, और कमेंट करने प्रयास करना है। क्वेश्चन मान लेते हैं, बताते हैं कैसा क्वेश्चन लेबर रहता है नहीं रहता है, कुछ हम कमेंट करते नहीं दोस्त, कैसे होगा। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस। कौन सा लेंस दोस्त? अवतल लेंस। याद देखो मेरा देख रहे हैं लेंस, ये लेंस लगा है जो, ये कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस है। ध्यान रखना, ये लेंस लगाए हम। क्या करें, लगाना पड़ जाता है कभी कभी। कह रहा है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अब यहाँ में समझना है कि यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, आ जाता है कि एगो उत्तल लेंस एगो अवतल लेंस। तो देखिए हम बताते हैं, जिंदगी में कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। अगर पूछेगा कि अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यार वो अवतल लेंस में करते हैं लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और उत्तर पूछेगा तो दूर दृष्टि दोष करने के दूर करते। ठीक है, दोष कितने तरह जानते हैं? दोष कितने तरह होता है? यहाँ दोष 4 तरह होता है। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अभिमुखता। जरा जरा नहीं कहते हैं, कभी जरा पास आ जा, कभी दूर चले जा, कभी पास आ जा, कभी दूर चले जा। तो जरा जरा होगा, कभी पास दिखेगा बेचारा को, और वो होता है उम्र बढ़ने के साथ। ठीक है, ऐसे से उम्र बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, कभी व्यक्ति को नजदीक दिखता है अच्छा, कभी दूर नहीं दिखता है, कभी दूर दिखता है, कभी नजदीक नहीं दिखता है, समस्या ये होते रहते। ठीक है, तो वो तो जरा दृष्टि दोष। लेकिन निकट दृष्टि दोष जगह, तो निकट में क्या होता है कि जो दोष रहेगा, अगर क्वेश्चन आ जाए सब्जेक्टिव में कि निकट दृष्टि दोष क्या है, तो ये दिखना कि जो दोष रहेगा उसको वही दिखेगा। तो निकट दृष्टि दोष में निकट वो दिखेगा और दूर नहीं दिखेगा, और दूर दृष्टि में वो दूर दिखेगा और नजदीक नहीं दिखेगा। कभी इंग्लिश में ऐसा पूछता है कि निकट दृष्टि दोष इंग्लिश क्या बोलते हैं, तो निकट दिखता है तो मायोपिया। किसका पिया? मेरा पिया। और पूछेगा दूर दृष्टि दोष, तो समझ दूर है, हमसे बहुत दूर है, तो बायोपिया। जाओ भैया जाओ, बायो मतलब बाय बाय। तो दूर होता है बायोपिया, निकट होता है मायोपिया। और अभिमुखता होता है एस्टिग्मेटिज्म। क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म। और बायोफोकल मतलब हो गया जरा दृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ पे तो हमें यहाँ पे देखना है कैसे, अब लोग कैसे याद रखेंगे, तुम यहाँ बता दो टेक्निक। क्या बता रहे टेक्निक? तो टेक्निक मेरा ये है कि अगर पूछेगा कि अवतल, ठीक है, निकट दृष्टि में कौन सा लेंस होता है? निकट। तो निकट क्या अक्षर का दोस्त? 1 2 3। जब 3 रहेगा तो मारेंगे 4। क्या मारेंगे? 4 यानी अवतल। और जब रहेगा 2 दूर दृष्टि दोष, जब रहेगा दूर तो मारना है 3। दूर रहेगा क्या मारना है? 3। तो उत्तल। ठीक है, तो निकट में अवतल और दूर में उत्तल। बोलो लाइफ में याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा कि जहाँ निकट आया 3 अक्षर लाया ना, अच्छा वो 4 आएगा, और जहाँ दूर रहेगा वहां कितना आएगा? 3 आएगा। तो ऐसे क्या करें हम लोग क्वेश्चन को बनाए। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाएंगे, बेहतरीन बनाए बिना कोई एकदम संग कदम। क्वेश्चन को धर देना, ऐसा धरना है ना कि फिर दोबारा उधारने लायक नहीं रहे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और बायफोकल लेंस से कहाँ करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष में करते हैं। ठीक है, कभी दूर का दिखता है, कभी पास देते ना। क्या होता है बुजुर्ग लोग क्या होता है, चश्मा लगाता है, नीचे में एक और लेंस लगा रहता है। ठीक है, तो मेरा कौन सा दोस्त? तो हमको निकट दिखता है और दूर नहीं दिखता है। ठीक है, तो मेरा अवतल लेंस लगा हुआ। कौन लगा हुआ है? अवतल लेंस। ठीक है, तो उम्र जैसे से बढ़ता है तो जरा दृष्टि होता है, अन्यथा 2 काम होता है। ठीक है, ऐसा निकट दृष्टि क्यों होता है? तो अधिक जिससे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, अधिक देखने से क्या होता है?
उस व्यक्ति क्या होता है, तो जो लेंस का जो होता है ना, हमारे जो आंख में लेंस पाया था उत्तल लेंस, तो उसके लंबाई में वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तब वृद्धि होता है तो व्यक्ति को नजदीक दिखता है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। इसी कारण क्या होता है, व्यक्ति को नजदीक दिखता है और दूर नहीं दिखता, ठीक है। तो ये सारा हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहो। हम साइंस मैथ चलेगा, झकास ऐसा चलेगा ना कि फिर लगेगा हाँ। तो फिलहाल अगले अभी हम उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें मेन टॉपिक बात करना है। अब आइए दोस्त, अगले क्वेश्चन 16 क्या कर रहा है, कह रहा है कि अपचयन, क्या दिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहलाता है। देखिए दोनों, अपचयन पहले हम समझते हैं कि उपचयन क्या होता है। तो उपचयन अभिक्रिया उसे कहा जाता है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की ह्रास हो, उसे कौन सा अभिक्रिया बोला जाता है, तो उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। और अपचयन पूछेगा तो ऑक्सीजन की ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, उसे क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। और जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए हम यहाँ लिखा दिए हैं, ऐसे यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड है प्लस में क्या है, हाइड्रोजन है। और यहाँ क्या बना है, जब कॉपर ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया किया क्या बना, कॉपर बना प्लस में हाइड्रोजन बना। अब यहाँ पे देखिए अभी क्या बोले, उपचयन, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। यहाँ जब हाइड्रोजन था और यहाँ जुड़ गया ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, जल बन गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, तो हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सा अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन हो गया, क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पहले था ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हटा, तब कौन सा अभिक्रिया हो गया, अपचयन हो गया। यानी ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन जुड़ना, कोई जरूरी नहीं हाइड्रोजन जुड़े, हट गया कि नहीं, तो ऑक्सीजन हट गया है तो क्या बन गया, अपचयन। और यहाँ हाइड्रोजन था जुड़ गया क्या, ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, उपचयन, ठीक है। और इसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे कौन से क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा दोस्त, सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। आना जब उपचयन और अपचयन दोनों होगा तो उसे कौन अभिक्रिया बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। बता दिए, बाकी यहाँ पे डिटेल बता दिए हैं। अगर आएगा सबेटिव लिखने के लिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया का अभिक्रिया आने एग्जाम्पल दे बताएं इसका रिएक्शन, तो इस तरह रिएक्शन मांगना है, ठीक है। वो अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन 19, कौन सा क्वेश्चन होगा, 19 नंबर, 17 नंबर, कौन है, 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है। हमें बता रहा है कि एल्डिहाइड का जो प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र कौन सा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहते रखा है, हमारा एल्डिहाइड है, तो ये जो है ना, ये COH है, ये किसका है, अल्कोहल का है, किसका है, किसका सूत्र, ये अल्कोहल का है, ठीक है, अल्कोहल का हो जाएगा ये। और ये वाला पूछेगा तो ये किसका है, ये एल्डिहाइड का, COH का, इसको ऐसे लिखा रहता है, कहीं लिखा रहता है COH ऐसा लिखा है, ठीक है ना, तो ये किसका है, एल्डिहाइड का जाएगा। और कभी वो इसको ऐसे लिखा रहता है COOH, तो ये किसका है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का, किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, किसका है। तो इस तरह इसका रहेगा, फॉर्मूला रहेगा C डबल बॉन्ड ऊपर में माइनस रहेगा OH, ठीक है, याद रखना। अब तो कभी ऐसे लिखा रहेगा COOH, याद रखना, ये किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये किसका है, कीटोन का, किसका है, कीटोन का, ठीक है, कीटोन का। हमें क्या पूछा है, कह रहा बताइए एल्डिहाइड का क्या होगा, तो एल्डिहाइड क्या होगा, COH, ये एल्डिहाइड किसका है, ये एल्डिहाइड किसका है, तो याद रखना एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का सूत्र हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इसको कभी ऐसा लिखा रहता है, ऐसा भी लिखा रहेगा, ऐसा रहेगा, या तो ऐसा रहेगा, कीटोन में ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, ऐसा लिखा रहा है, ठीक है, रहेगा CO इस तरह, ठीक है, डबल बॉन्ड करके। तो ये हमारा क्या हुआ कि ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, कि जो सो एल्डिहाइड का सूत्र लिखे हैं, कीटोन का सूत्र लिखे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सूत्र लिखे हैं, तो ये जब भी पूछेगा हमें याद रखना है, इस तरह से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, ठीक है दोस्त, मतलब यहीं से क्वेश्चन नहीं रहेगा, फिक्स है। क्वेश्चन 18, ठीक है, 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, ठीक है, क्या बोले सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा तो हम लोग याद करना है, पूछेगा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो वह पीयूष ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि है, पीयूष। पीयूष को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखना, ठीक है। तो पिट्यूटरी कहीं निकालेगा तो कहीं पीयूष लिखा रहेगा। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि ये हमारे मस्तिष्क में आया था, ठीक है। और ये पीयूष ग्रंथि है छोटा, लेकिन सारे ग्रंथि क्या करती है, सबसे हट के और सभी पर कंट्रोल करने का काम कौन करती है, यही पीयूष ग्रंथि करती है। ये बहुत खतरनाक याद रखना, देखने में छोटा है, मटर दाने समान इसका होता है आकार। तो ये इसके अलावा सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो कौन हो जाएगा, वो थायराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि, थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन जो निकलता है ना, कभी नहीं देखते हम लोग, हमारे शरीर में क्या होता है, यहाँ घेंगा जो ना आता है गलफुल्ली, ये थायरॉक्सिन के कारण क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन आता है। किसके द्वारा होता है इन्फेक्शन, तो वायरस हो जाता है, वायरस। अभी बताया क्या, एडे पोजे छो खटरा हिम हरे, एडे पोचे छो ग से गल सुबह, कौन सी बीमारी, वायरस से, ठीक है। तो ये थायराइड हो जाता है। इसके बाद एड्रिनल ग्रंथि क्या बोलते हैं, मारो और उड़ो हार्मोन, मारो और उड़ जाओ, एकदम दर्द से उड़ जाना है,
कौन सा ग्रंथि को? एड्रिनल ग्लैंड को बोलते हैं। क्यों? कभी नहीं अचानक क्या होता है हमारे सर में कोई पीछे खड़ा है, पीछे को जोप दिया, ठीक है, तो अचानक हाथ चलता है और तो ऐसे हाथ चलता है, ठीक है। तो यह याद रखना है कि एड्रिनल ग्लैंड का। अब मेडुला ऑब्लिंगाटा का काम क्या है? तो छींकना, उगलना, खांसना, निगलना, ये सब कहाँ करती है? हमारे मस्तिष्क का, मस्तिष्क बांटा गया 3 भाग, ठीक है। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, तो ये मेडुला ऑब्लिंगाटा पश्चिम मस्तिष्क पाया जाता है। इसका काम क्या है? खांसना, निगलना, छींकना, उगलना, ये सब काम किस कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लिंगाटा करता है, ठीक है, याद रखना है। तो सारा ऑप्शन बता दें, कहीं से ऑप्शन भी आएगा, मानना आराम से, ठीक है। ध्यान मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ जो मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है दोस्त। अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्वेश्चन मेरा है ये 19 क्वेश्चन, कितना है? तो 19वां क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? कह रहा है मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, यानी फर्टिलाइजेशन जो सो कहाँ होता है, ठीक है। निषेचन इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जब मादा का शुक्राणु और महिलाओं का अंडाणु जब आपस में मिलता है तो इसे क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, ठीक है। और निषेचन कहाँ होता है? तो ये निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? फैलोपियन नलिका बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या करता है डॉक्टर, जब ऑपरेशन होता है ना तो काट देता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक होता है वैसेक्टॉमी, एक होता है ट्यूबेक्टॉमी। तो वैसेक्टॉमी पूछेगा कि पुरुष नसबंदी क्यों क्या बोलते हैं? तो वैसेक्टॉमी। और महिला नसबंदी क्या बोलते हैं? तो ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, ठीक है। ट्यूब नली काट देता है, जब नली कट जाएगा तो मादा का जो नर का शुक्राणु मादा में नहीं जाएगा, अब मादा अंडाणु आएगा नहीं, तो आपस में मिलेगा ही नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उसका गर्भाशय ठहरेगा ही नहीं। समझ आया कि नहीं? बहुत अच्छा चीज याद रखना है। तो कह रहा है कि मानव निषेचन कहाँ होता है? तो ये निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। और गर्भाशय में क्या होता है? ठहरता है आकर के। गर्भाशय में क्या होता है? बच्चा जो गर्भ में ठहरता है, ठीक है। उसमें टाइम लगता है 8 दिन 7 दिन लग जाता है, ठीक है। किसी की मान लो महिला का अगर प्रेगनेंस हुआ है नहीं हुआ है तो तुरंत चेक करेगा तो नहीं होगा, ठीक है। 8 दिन 10 दिन के अंदर होता है, क्योंकि वहां पे आने में टाइम लगता है, ठीक है। इसका योनि तो समझे करते हैं, यूरिन रास्ता हुआ, यूरिन अंडा से जो महिलाओं में अंडा निकलता है हर एक माह में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सो महिलाओं में जो सो क्या बोलते हैं ऋतुस्राव कितने दिन में होता है? तो ऋतुस्राव जो सो कब से स्टार्ट हो जाता है? तो 12 साल की उम्र से लड़कियों में स्टार्ट हो जाता है, और ये बंद होता है 50 साल की उम्र में। उसको क्या होते हैं? एक होता है ऋतुस्राव, एक होता है रजनोवृत्ति। तो रजनोवृत्ति क्या हुआ? तो ऋतुस्राव का बंद होना, जो कि 50-55 के बीच में जाता है, ठीक है। और ऋतुस्राव क्या हुआ? तो 12 साल में जो उम्र में सातवें मास बोलते हैं हम लोग, जो हम भाषा में क्या बोलते हैं? मासिक चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मासिक चक्र, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो 28 दिन में होता है, बाकी कभी किसी से ज्यादा भी होता है, तो ये नॉर्मल 28 दिन में आता है, ठीक है, याद रखना है। तो सारा बता दिया ऑप्शन तुम्हें, हर एक ऑप्शन लेकर के। तो यहाँ क्या हुआ? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसी को क्या करता है डॉक्टर जो सो महिला नसबंदी जो करवाता है ना, तो इसी फैलोपियन ट्यूब क्या करता है? काट देता है, ठीक है। जब काट देता है तो फिर वहां क्या होता है? निषेचन प्रक्रिया नहीं हो पाती है और फिर वह गर्भ नहीं ठहर पाता, ठीक है। तो सारा ऑप्शन बता दिए। यहाँ क्वेश्चन आएगा तो धर से उड़ा देना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? तो कह रहा है 32 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या दे रखा है? हमें क्या निकालना? फोकस दूरी निकालना। क्या निकालना है? हमें एफ निकालना है। उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, एफ निकालना है। ये सूत्र होता है एफ बराबर क्या होता है? यहाँ क्या उत्तल लेंस है ना, उत्तल दर्पण है, तो दर्पण उत्तल है, उत्तल कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह बनता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो कह रहा बताइए उससे क्या होगा? हमें फोकस क्या निकालना? फोकस दूरी निकालना है। यहाँ से यहाँ क्या हुआ? सी हुआ, ये वक्रता त्रिज्या हो गया, अब बीच में क्या था? फोकस दूरी, ठीक है, ये फोकस दूरी हो गया, ठीक है। यहाँ से फोकस दूरी होता है। तो यहाँ में क्या निकालना है? तो वक्रता त्रिज्या जो होती है यहाँ से यहाँ दूरी होती है, जो ये होता है इसका दुगुना होता है, यानी एफ जो होगा वह जो आर होता है वह 2f के बराबर होता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा r/2। कितना जाएगा? r/2। तो आर कितना रखा है? 32, अभी भाड़ा कितना आएगा? जाएगा 16 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा 16, अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना जाएगा? तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर उसकी फोकस दूरी ज्ञात करने से वो करता त्रिज्या 32 रहेगा तो आधा होता है क्या? उसका फोकस दूरी होता है, ठीक है। ऐसा रहेगा कि अगर हमारे जब फोकस दूरी दे दिया 8, बोले वो करता त्रिज्या का 8 दूनी 16 जाएगा, डबल होता है, ठीक है, याद रखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सूत्र याद रखना है कैसे? एफ बराबर r बराबर 2f, एफ बराबर क्या होता है? r/2। यहाँ हो जाएगा r/2, कितना जाएगा? r/2 है, ठीक है। तो इस तरह दोस्त ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करते रहना बीच में। कह रहा है इनमें से कौन सा सदिश राशि है? क्या पूछा है?
इनमें से कौन सदिश राशि है। तो हमें यहाँ पे ये सदिश राशि क्या होता है हम उसको जानते हैं। क्वेश्चन आएगा सदिश राशि क्या है, तो सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि उसे बोलते हैं जिसमें दिशा के साथ साथ क्या हो, परिमाप भी हो। तो जब दिशा रहेगा और परिमाप रहेगा उसे क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। और अगर सिर्फ दिशा रहेगा केवल परिमाप नहीं रहेगा उसे क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, अदिश नाम क्या है, देखो नाम से पता लगा, अदिश, अदिश, अदिश राशि। अरे दिश एक सदिश, क्या है, सदिश। तो अदिश, अदिश में क्या होगा कि अदिश दिशा नहीं रहेगा केवल क्या रहेगा, परिमाप रहेगा, तो समझना वो अदिश राशि है। और सदिश में क्या रहेगा, परिमाप के साथ दिशा भी रहेगा, एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे याद रखना है कौन कौन सा मेरा अदिश राशि, अदिश राशि है। तो एक साथ याद रखना चाल, दूरी, समय, एक साथ आता है ना, चाल दूरी समय, जहां आता है तो चाल दूरी समय। इसके अलावा कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ये सारा कौन सा राशि है, सब के सब है अदिश राशि। सदिश में पूछेगा बल, विस्थापन, इसके अलावा वेग, संवेग, त्वरण, क्या है, त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण, इसे जितना आ रहा है। ठीक है, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, आवेग, नहीं आवेग, इतना ग वाला आएगा आवेग, ये सब कौन सा राशि है, सदिश राशि है। अब जो क्वेश्चन पूछेगा धर से मार देना है, क्वेश्चन पूछा कि धर से उड़ा देना है। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सदिश राशि है, तो चाल, दूरी, समय, ये सब के सब क्या होगा, अदिश राशि हो गया। एक ऑप्शन क्या आ रहा है, वेग, तो अगर अदिश सदिश राशि हो जाएगा तो सदिश पूछा सदिश हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना है सदिश में क्या क्या है, चाल, दूरी, समय, एक साथ रखना है, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, एक साथ, सब क्या है, अदिश राशि है। और बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, ये सब का सब कौन सा राशि है, तो सदिश राशि है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, जहां से रहेगा घर से उड़ा देना। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 22 कौन सा है, 22 नंबर। कह रहा है कि अमीटर को क्या दिया है कि अमीटर को किस क्रम में जुड़ाता है। हमें याद रखना है कि क्रम यहाँ दो तरह होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हमारे घरों में जो सीरीज किया होता है वो कौन से क्रम में होता है, तो ये याद रखना है। तो घर में जो सीरीज होता है वो किस क्रम में होता है, तो पार्श्व क्रम में होता है, तो ये भी याद रखना है। क्या कह रहा है, अमीटर को किस क्रम में जुड़ाता है, तो अमीटर को जुड़ाता है श्रेणी क्रम में, जुड़ाता है श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर किस में जुड़ाता है, पार्श्व क्रम में। तो वोल्ट मीटर पूछेगा तो पार्श्व क्रम में, और अमीटर पूछेगा तो श्रेणी क्रम मार देना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम। हाँ, अमीटर को, अमीटर का जो है ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, और वोल्ट मीटर की मात्रा क्या होता है, वोल्ट भी होता है। ठीक है, याद रखना, इसे सारा हमें जानकारी रखना है। इसे ए से दर्शाते हैं, एम्पियर को ए से दर्शाते हैं। ठीक है, ये सब चीज बहुत जरूरी है, यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसेगा, ये फंसेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम लिखा, यानी कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ दिया है ए बी प्लस सी डी ए, और फिर हो गया ए डी प्लस में बी सी, यानी ए और बी एक साथ था और सी डी एक साथ था। तो ये क्या किया, ए जुड़ गया किसका, सी के साथ, और क्या बना लिया, ए डी बना लिया, और बी जुड़ गया सी के साथ और क्या बना लिया, बी सी बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो दोस्त, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ए क्या किया है कि ए जुड़ गया है डी के साथ, तो यहाँ क्या बना दिया, ए डी बना दिया, और बी जुड़ गया सी के साथ तो क्या बना दिया, बी सी बना दिया। अर्थात यहाँ हम क्या समझ रहे हैं कि एक अभिक्रिया, जब एक अभिक्रिया दूसरे साथ और दूसरा अभिक्रिया पहले के साथ क्या होता है, आपस में संयोग करके एक नया अभिक्रिया बनाता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता संयोजन अभिक्रिया, अगर यहाँ होता संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन में क्या होता है कि संयोजन यानी दो अभिकारक मिल करके एक अभिकारक यानी एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजन बोलेंगे। और वियोजन की बात करें तो इसमें वियोजन में क्या होता है कि एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और एकल विस्थापन में क्या होता है, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से उसे विस्थापित कर देता है, तो ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, या तो एकल विस्थापन बोलते हैं। ठीक है,
और दोनों द्विविस्थापन क्या होता है, तो एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया को पहले के साथ क्या होता है, विस्थापन करके उसका स्थान ग्रहण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, और यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बन गया। ठीक है, तो ऐसे जब रहेगा कि ए देखो यहाँ ए बी सी डी था, तो ए हो गया डी के साथ और सी हो गया बी के साथ, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अवतल दर्पण के सी पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सी क्या हो, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो कह रहा है हम देखिए सारा बताते। ठीक है, यहाँ पे हमें सारा जानना है। ये क्या है मेरा, यहाँ पे ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। क्या है, कौन दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, मुझे कोई आएगा कि अवतल दर्पण क्या है, तो क्या करना है, इसका प्रकाशिक केंद्र जो होता है वो क्या हो, मुड़ा हुआ। ठीक है, बाकी एक तरफ क्या रहेगा, उभरा हुआ रहेगा। यानी प्रकाशिक केंद्र धसा हुआ हो, यानी वैसा वैसा दर्पण इसका प्रकाशीय बिंदु क्या हो, धसा हुआ। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि अगर वस्तु सी पर हो, ठीक है, तो यहाँ हम पूरा डिटेल बता दे रहे हैं। ये क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, ये होता है द्वारा होता है। क्या होता है, द्वारा होता है। यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, एफ होता है। यहाँ क्या होता है,
सी होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, ये फोकस दूरी हो जाएगा। तो और इधर तो यहाँ पे क्या करना है कि जब वस्तु अनंत पर आएगा, ठीक है, अनंत से आएगा, जब वस्तु अनंत पर आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बनेगा फोकस बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पे। सीधा करना है कि जब वस्तु कहाँ से आया, अनंत से आया, कहाँ से आया, अनंत से, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा। जैसे जैसे अनंत से हम इधर बढ़ते हैं, जब क्वेश्चन आएगा कि जब वस्तु सी से परे हो, अगर मान लो यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आया, अगर वस्तु सी से परे होगा, क्या होगा, सी से परे, जैसे यहाँ से अगर आएगा ये वस्तु प्रतिबिंब, तो प्रकाश कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से एफ से गुजरेगा, तो वस्तु था इतना बड़ा, प्रतिबिंब छोटा बना, यहाँ बहुत छोटा बना, ठीक है, तो ये छोटा बनता है, ठीक है, इस तरह है। अगला कार्य है जब वस्तु कहाँ रहेगा, तो सी से परे रहेगा, यहाँ से, यहाँ इधर है, ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं वस्तु यहाँ से इधर सी से, जैसे ये आएगा तो ये जो कहाँ बनेगा, एक तो गुजरेगा हमेशा फोकस से गुजरेगा, ठीक है, एक गुजरता है कहाँ से, फोकस से, और दूसरा कहाँ से गुजरेगा, दूसरा जो मेरा गुजरेगा वो गुजरेगा मेरा कहाँ से, तो वक्रता त्रिज्या गुजरेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ कहाँ बनेगा, ये मेरा बनेगा फोकस और एफ के बीच बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। अगर पूछना आएगा अगर वक्रता त्रिज्या पर, कहाँ पर हो, वक्रता त्रिज्या, तो ये प्रति एक तो गुजरता है हमेशा फोकस से गुजरेगा, और दूसरा कहाँ से गुजरेगा, तो दूसरा मान लो यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ से इस तरह से ये मेरा इधर चलेगा, अरे फोकस गुजरेगा यहाँ पे, यहाँ मिला कि नहीं, यहाँ पे। तो ये क्या होता है कि अगर वस्तु याद रखना, अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र से थोड़ा परे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि वो वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो वह सी से परे बनेगा। अगर वस्तु एफ पर होगा तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो हमें ये टर्म को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे हमारा प्रतिबिंब इधर इधर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो वस्तु सी पर होगा यानी वक्रता केंद्र पर होगा, ठीक है, तो जब वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब में कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र यानी सी पर बनेगा। तो सी से क्या होते हैं, वक्रता केंद्र होता है, कर्वेचर जिसको होता है वही वक्रता केंद्र हुआ। तो ना ये हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता है सी और एफ के बीच का बनेगा, तो सी और एफ के बीच का बनता है जब प्रतिबिंब सी से परे होगा, कहा होगा, सी से परे होगा, तो सी और एफ के बीच बनेगा। अगला तुम्हारा 2f तो लेंस में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेंस के लिए। और यहाँ पे एफ का बनता है जब वस्तु जब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मेरा एफ पर बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, ठीक है, इस बात रखना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वस्तु के बराबर बनता है, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। और एक कंडीशन है जब एफ और पी के बीच होता है तो वही कंडीशन में क्या होता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। बाकी हर कंडीशन में वास्तविक उल्टा बनता है। यानी अवतल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा दोनों बराबर बनता है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन में बनता है काल्पनिक, सब में सम क्या बनता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 25। ये 25 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या दे रखा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं, यानी कितने आबंध होते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे बता देते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला, कितना क्या बोला है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितना बंध होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, है ना, ऐसे सिंगल बॉन्ड होता है, इस तरह से सिंगल बॉन्ड चलेगा, ठीक है। तो याद रखना ये सब सारा क्या हुआ, कि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसा होता है, तो उसी बोलते हैं अल्केन बोलते, क्या बोलते हैं, अल्केन, CnH2n+2। क्वेश्चन आएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, अल्केन, अल्केन सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अगर पूछता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, तो उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आता है। डबल बॉन्ड भी होता है, यानी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितना बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, दो कार्बन परमाणु के बीच कितना बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये तुम्हारा क्या, ये क्या हो गया, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है क्या होता है, अल्कीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कीन। सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, क्या होता है, अल्कीन का CnH2n होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, कार्बन परमाणु में कितना बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो उसके बीच में उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे क्या बोलेंगे, तो अगर 3 बॉन्ड रहेगा तो उसे बोलते हैं हम लोग अल्काइन, क्या बोलते हैं, अल्काइन बोलते हैं। सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। इसमें कार्बन कार्बन परमाणु में कितना बॉन्ड रहेगा, तो 3 बॉन्ड रहेगा। तो ये दोनों है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन कार्बन के बाद कितना बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ से याद रखना है, मैं ऐसे पूछ सकता है कि जिसके 2 कार्बन परमाणु के बीच अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसका कौन सा सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है, ठीक है।
और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वहां CnH2n-2 होगा, और जहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा वहां रहेगा CnH2n+2। इसे बोलते हैं अल्केन, इसे बोलेंगे अल्किन, इसको बोलेंगे अल्काइन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बनेगा अपने दोस्त। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर करना है, और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और दोस्तों में शेयर जरूर करना है ना, इतना मेहनत लगता है बनाना, दोस्तों तो मेहनत से बनाते हैं, तुम्हारे लिए बनाते हैं ताकि क्या हो, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाए, अपने माता पिता नाम रोशन करे, अपने देश को नाम रोशन करे। ठीक है, आइए अगले बढ़ते हैं। 26 क्या कर रहा है, कह रहा है विभवांतर भी, यानी वोल्ट कितना रखा है भी, और धारा जब आई हो तो इसके कह रहा है बीच में क्या संबंध होता है। देखिए ओम का नियम क्या कहता है कि निश्चित एवं नियत ताप पर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो तो प्रवाहित होने वाले ओम का नियम क्या है। तो ये अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर भी एवं धारा आई में क्या संबंध है। तो विभवांतर भी और धारा आई में क्या, ये ओम का नियम है। ओम का नियम क्या कहता है, कहता है क्या चीज ओम का नियम कि स्थिर तापमान पर किसी विद्युत धारा में प्रवाहित दो सिरों के बीच के विभवांतर उसके धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओम का नियम बोलते हैं। तो यहाँ कह रहा है क्या चीज कि किसके बीच, यहाँ पे संबंध क्या होगा, संबंध क्या होता है, तो भी बराबर क्या होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी भी समानुपाती किसका, धारा का, आई का। ठीक है, वह कह रहा है कि नियत ताप पर किसी विद्युत धारा प्रवाहित विभवांतर उसके धारा के क्या होता है, समानुपाती, इसे क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई, और यहाँ ये जो ए ना, ये नियतांक है, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नियतांक हटाएंगे तो क्या होगा, भी बराबर हो जाएगा आई आर, भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर, जहां पे आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे आर, ये भी याद रखना, भी बटे आर। ठीक है, तो इसी बोलते हैं ओम का नियम, क्या बोलते हैं, भी बराबर आई आर, ओम का नियम है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिया, रिलेशन दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भी डायरेक्टली बराबर आई, ऑप्शन क्या होगा मेरा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसी बोलते हैं ओम का नियम बोलते हैं। यहाँ से 3 सूत्र बने, याद रखना, भी बराबर आई आर, आई बराबर भी बटे आर, और आर भी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, भी बाय आई। ठीक है, यहाँ से हमें बहुत ही अच्छा चीज मिलता है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ये रिलेशन बनता है, अगर भी और आई दिया रहेगा तो क्या होगा, भी समानुपाती आई, ये समानुपाती चिन्ह है। ठीक है, आइए अगले 27 कह रहा है कि प्लेनेरिया में जनन किस विधि द्वारा होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखना है कि कह रहा है प्लेनेरिया कौन सा जीव है, कि प्लेनेरिया में जो सो जनन जो सो किस विधि द्वारा होता है। तो मैं यहाँ 4 ऑप्शन है, हम 4 ऑप्शन बताते हैं। अगर पूछेगा मुकुलन विधि द्वारा किससे जनन होता है, तो ना हाइड्रा, किसका होता है, मुकुलन में किसका होता है, हाइड्रा होता है, किसका होता है, हाइड्रा, हाइड्रा में जनन होता है किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। ठीक है, अब पूछेगा कि पुनरुद्ध भवन, तो पुनरुद्ध भवन में किसका होता है, तो होता है प्लेनेरिया, किसका होता है, तो प्लेनेरिया का, प्लेनेरिया। ठीक है, याद रखना, प्लेनेरिया हो जाता है। इसके अलावा द्विखंडन में किसका होता है, अमीबा, अमीबा किसका, अमीबा में जो सो अमीबा में जनन होता है किस विधि द्वारा होता है, तो द्विखंडन, यानी एक जीव खंडित होकर क्या होता है, तो दो जीव का, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, द्विखंडन बोलेंगे। और अगला दिया है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम में जनन किसका होता है, तो बहु, इसमें किस पर जनन होता है, तो बहु विखंडन होता है, क्या होता है, बहु विखंडन। ठीक है, बहु विखंडन विधि द्वारा होता है। और ना ये सारा ऑप्शन, प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन, हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा, और पूछेगा कि प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन दोस्त कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, देखना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना, मतलब अमीबा, द्विखंडन, प्लेनेरिया, पुनरुद्ध भवन, बहुखंडन, प्लाज्मोडियम और मुकुलन में आएगा हाइड्रा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन यहाँ से बनेगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन 28 क्वेश्चन कर रहे हैं क्या चीज, कि पुष्प में यानी फूल के नर भाग को क्या कहता है, पुष्प के
नर भाग को क्या कहेंगे, ठीक है। तो पुष्प के नर भाग क्या कहेंगे, यहाँ दिया पुंकेसर, अगर दिया स्त्री केसर, फिर दिया अंडाशय और फिर दिया वो परागकोश, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है बताइए कि पुष्प के नर भाग को क्या कहेंगे। तो पुष्प के नर भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, तो बोलते पुंकेसर, क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलेंगे। और पुष्प के नर भाग को क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्त्री केसर। और अंडाशय जानवर करते हैं, अंडाशय जहाँ पे निषेचन होते हैं अंडाशय में होती है। यहाँ दिया परागकोश, ठीक है। परागकोश क्या, परागकणों, परागकोश क्या, परागकणों द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचने घटना क्या होता है, परागन। परागन क्या होता है, तो परागन, परागकोश के द्वारा वर्तिकाग्र होते हुए परागन तक पहुंचने घटना क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, यहीं पर निषेचन होता है, ठीक है, याद रखना। तो हमें यहाँ सीधा लग रहा है कि पुष्प के नर भाग क्या होगा, तो जब पुंकेसर, ठीक है, क्या होगा, पुंकेसर। एक होता है एंड्रोसियम, एक होता है जयांग, ठीक है। यहाँ पे आता है पुंकेसर को क्या बोलते हैं, नर भाग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुष्प में कौन भाग होता है, बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है, ठीक है, 4 भाग होता है। तो हमें यहाँ पे 29 में क्वेश्चन करते हैं। 29 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे हैं एक अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाए थे। किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। यहाँ देख रहे हैं अधातु पूछा है, धातु पूछा है तो अलग होगा, अधातु पूछा अलग है। अधातु पूछा है, अधातु जो द्रव अवस्था में पाया था उसके क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन ब्रोमीन कैसे पाया जाता है, तो ये जो सो अधातु है लेकिन पाया था द्रव अवस्था में, ठीक है। और धातु में पूछता कि धातु कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा। यहाँ क्या होता है, ऑप्शन में होता पारा। ये पारू, पारा जो है ना वो धातु है, क्या है, धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ब्रोमीन क्या है, अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा सोडियम, सोडियम क्या है, सबसे मुलायम धातु, कैसे कैसे धातु है, सबसे मुलायम धातु। इसे केरोसिन तेल में भाग रखा था, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन जो क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे आएगा बी, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आ रहा है, सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये सभी काफी अभिक्रियाशील तत्व। इसे कहाँ रखा जाता है, तो मिट्टी या केरोसिन तेल में डुबा के रखा था। इससे क्या होता है, ये जल्दी बाहरी वातावरण से संपर्क में नहीं आ पाता, ठीक है, इसे रखा था डुबा के। तो यहाँ तो क्वेश्चन आ रहा है दोस्त, अगर धातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा, धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, जनरल क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए इसको दे दिए, ठीक है। अब आइए हम लोग इस सेट का अंतिम क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग विदा। भाई दोस्त, हम लोग इस सेट का, ये मेरा अंतिम प्रश्न है और हम लोग अंतिम प्रश्न को करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 फलों को, क्वेश्चन 30वां है, कह रहा फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। जो फल है ना, फल, तो फल को जो हम लोग तोड़ लेते हैं, कच्चा फल तोड़ते हैं, आम हो गया, और उसको पकाते हैं लाके जो सो घर में, ठीक है। तो कौन से वो हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो हमें जानना है। तो यहाँ हार्मोन दे रखा है, एक दे रखा है एसिटिलीन हार्मोन, फिर दे रखा है एथिलीन हार्मोन, फिर दे रखा है ऑक्सिक हार्मोन और फिर दे रखा है एब्सिसिक एसिड। तो वो चारों बारे में जानते डिटेल से। देखिए कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या जाता है एसिटिलीन, किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन हार्मोन प्रयोग किया जाता है। और प्राकृतिक रूप से अगर फल पकता है तो कौन हार्मोन कारण पकता है, तो एथिलीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एथिलीन। ये प्राकृतिक रूप से पके, एथिलीन से प्राकृतिक रूप से, और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन हार्मोन। और ऑक्सिक हार्मोन का काम क्या है, तो ऑक्सिक हार्मोन क्या है, एक कच्चे फल को गिरने नहीं देता है। पेड़ पौधों में जो कच्चा फल होता है ना, तो उसे गिरने से बचाता है। कौन सा हार्मोन, तो है ना ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। और फिर दिया है एब्सिसिक एसिड, ये क्या करती है, तो सूखे पत्तों को गिराने में मदद करती है, ठीक है। कौन सा हार्मोन, तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन। तो आना है कि पेड़ पौधों में जो हार्मोन पाया जाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई फल को पकाता है, कोई कच्चे फल को गिरने से रोकता है, कोई क्या करता है पत्ते को, सूखे पत्ते को गिराता है, कोई पत्ते को नहीं गिराता है। तो सारा चीज में जानना है, कोई वृद्धि करने में मदद करता है। तो ये सारा हमें बता दिए। फिर से एसिटिलीन हार्मोन क्या करती है, ये जो कृत्रिम फल को पकाती है। एथिलीन हार्मोन क्या करती है, एक प्राकृतिक रूप से फल को पकाती है। और ऑक्सिक हार्मोन जो है ये क्या करती है, कच्चे फल को गिरने नहीं देता है। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, तो ये सूखे पत्तों गिराता है। तो इस तरह से हमारा ये आज का सेट कंप्लीट हुआ, बहुत ही बेहतरीन से और बहुत ही शानदार तरीका से। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह से वीडियो हमेशा आता रहेगा। और ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हाँ लगेगा मेरे क्वेश्चन हो गया, और कोई भी एग्जाम बैठोगे कंपटीशन एग्जाम में तो एग्जाम फेस कर पाओगे। तो बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीका से कोशिश करें पढ़ाने का। तो कमेंट्स जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अगर उधर से हमें मोटिवेशन मिलेगा तो इधर से मेरा जोश और बनेगा। अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो जोश धीरे कम हो जाएगा। कहीं भी है जोश तो कम होगा ही दोस्तों ने। तो इसलिए कोशिश करना है कि वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक,
और लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम एक वीडियो और लेकर आने का प्रयास करेंगे, सब्जेक्टिव वीडियो। अगर समय मिलेगा तो, कहीं समय कम है, मेरा कोचिंग भी चलता है, कोचिंग भी पढ़ाते हैं, तो समय नहीं मिलने के कारण क्या होता है, हम वीडियो थोड़ा सा नहीं दे पाते ज़्यादा तरीके से, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि 1-2 वीडियो आता ही रहे। जैसे टाइम मिलता है दोस्त, कोशिश करेंगे कि मैं वीडियो और लेकर आए, न्यूमेरिकल वीडियो लेना आप आने पर आए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड, ठीक है। थैंक यू।